हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में आज का टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो कंप्यूटर शब्द जो है किस शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना। देखिए, सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का डिवाइस कहा जाता है, यंत्र कहा जाता है। दूसरा शब्द है डाटा। क्या है डाटा? तो असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकीय समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसको डाटा कहते हैं। इसके बाद सूचना क्या है? तो जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी है वह सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी सूचना होती है। दूसरे शब्दों में, डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। बिट क्या है, बाइट क्या है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिट जो होता है कंप्यूटर की स्मृति की, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होता है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 या 1 को जो है संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। बाइट क्या है? तो कंप्यूटर की स्मृति की यह मानक इकाई है। कंप्यूटर के स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक या विशेष चिन्ह ASCII कोड में संचित मतलब कि होते हैं और प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती है। तो 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है, याद रखिएगा। भारत में कंप्यूटर का जो विकास है किस तरह से हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। याद रखिएगा, HEC2M। HEC2M क्या है? विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में हो गया था, लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर जो है 1956 में 10 लाख रुपया में खरीदा और इसी कंप्यूटर का नाम था HEC2M। इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया। इसके बाद TLFRAC। क्या है? TLFRAC यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था जिसका विकास 1962 में किया गया था। इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद है परम। अमेरिका के द्वारा भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक में अगर बात करें तो 1900 दशक के अंत में क्या हुआ कि भारत ने सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1988 में प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की गई। परम पुणे स्थित सीडैक के द्वारा डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम 8000 परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत के इस पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का अनावरण 1991 में किया गया था। इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसके बाद परम श्रृंखला के अन्य जो सुपर कंप्यूटर हैं, परम 10,000, परम पदम, परम युवा सेकेंड, परम बायोक्रोम, परम बायोब्लेज, परम ईशान, परम सावक, परम संगणक आदि, इन सभी का विकास किया गया है। देखिए, परम श्रृंखला के कुछ अन्य सुपर कंप्यूटर परम शिवाय IIT BHU में स्थापित, परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित और परम ब्रह्म जो है ये पुणे में स्थापित है। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि AL। तो परम श्रृंखला का तेज गति से कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है, द्रुतम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जिसे नवंबर 2022 में जारी करके विश्व के द्रुतम सुपर कंप्यूटरों के
टॉप 500 सूची में 120वां स्थान प्राप्त हुआ। तो परम सिद्धि एएल क्या है? तेज गति से कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है और विश्व के इस तेज गति से कार्य करने वाले सुपर कंप्यूटरों के श्रृंखला में यानी 500 सूची में परम सिद्धि एएल को जो स्थान प्राप्त हुआ 120वां। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन चारों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो, ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटर्स को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर जो इसके जो प्रकार है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 बिट अगर बात करें तो जो मिनी कंप्यूटर है इसका जो वर्ड लेंथ होता है 32 बिट या इससे अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सर्वर के लिए इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका में 1929 में हुआ। सुपर कंप्यूटर जो शब्द है पहली बार प्रयोग अमेरिका में हुआ 1929 ईस्वी में। तब बाइनरी डिजिटल तकनीक वाले आज के कंप्यूटरों का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय यह शब्द गणना यंत्र बनाने वाली अमेरिकी कंपनी, याद रखिएगा, गणना यंत्र बनाने वाली अमेरिकी कंपनी आईबीएम के एक ऐसे भारी भरकम और जटिल गणना यंत्र की प्रशंसा में गढ़ा गया था जिसे अपने समय की सबसे तेज गणना मशीन माना जा रहा था। आईबीएम कंपनी आजकल के सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे अगर जो बात करें तो आज का जो सुपर कंप्यूटर है इस्पात के ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटर का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होते हैं जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का जो है तुरंत हल निकाल लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स जैसी इकाइयों का प्रयोग होता है। प्रति सेकंड अरबों खरबों गणनाएं कर देने वाले सुपर कंप्यूटरों का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर गणनाएं करने की जरूरत पड़ती है। मसलन मौसम से संबंधित अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पीढ़ी, किस पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, इसके बाद इसकी जो विशेषताएं और उदाहरण क्या क्या है, तो पीढ़ीगत चीजों को देखेंगे। जैसे प्रथम जो पीढ़ी था 1940-1956 के दौरान, इसमें अगर बात करें तो जो हार्डवेयर प्रयोग किया गया, ठीक है, कौन कौन से, देखिए ये मतलब कि कंप्यूटर का जनरेशन है। पहला जनरेशन था 1940 से 56 के बीच, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया गया। सॉफ्टवेयर के रूप में मशीन भाषा का प्रयोग हुआ। और इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी जो विशेषताएं थी, बड़ा आकार था, खर्चीला था, सीमित अनुप्रयोग था। जैसे में ENLAC, EDSSC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये सभी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये सभी इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जो दूसरी पीढ़ी था यानी सेकंड जनरेशन था, समय था 1956 से 1963 के बीच। और इस समय अगर बात करें तो हार्डवेयर के रूप में जो प्रयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब था, इसके जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग और मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया गया, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबली भाषा, फॉर्ट्रैन,
कोबोल, इस सभी का प्रयोग हुआ। और इसकी विशेषता क्या थी? ये पहले की अपेक्षा आकार में अब छोटे हो गए। संग्रह क्षमता और गति पहले पहले जनरेशन की अपेक्षा काफी ज्यादा हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं IBM 1620, IBM 7094 और UNLVAC जो है 1108। इसके बाद थर्ड जनरेशन आता है। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि इसका समय याद रखिएगा, थर्ड जनरेशन का 1964 से 1971। 1964 से 1971 में जो हार्डवेयर प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर प्रयोग हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो जो इसकी विशेषताएं थी, बहुत छोटा आकार का, डॉक्यूमेंटेशन तथा प्रोसेसिंग में अनुप्रयोग। इसके बाद इसका जो उदाहरण है मिनी कंप्यूटर्स के रूप में आप देख सकते हैं। फोर्थ जनरेशन 1971 से वर्तमान तक, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। किसके रूप में? हार्डवेयर के रूप में। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी के रूप में प्रयोग हुआ। और जो सॉफ्टवेयर था इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस सभी का प्रयोग हुआ। और विशेषता क्या थी फोर्थ जनरेशन का? तेज गति से काम करने वाले कंप्यूटर का विकास हो गया, कम मूल्य के हो गए। और विशेषता तो आप देख लीजिए। इसके बाद जो उदाहरण था, इसके उदाहरण क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर्स। पांचवी पीढ़ी वर्तमान एवं उससे आगे के बारे में अगर बात करें, यानी फिफ्थ जो जनरेशन था, इसमें जो हार्डवेयर के रूप में प्रयोग किया गया, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ठीक है। और इसके बाद सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, सभी हाई लेवल के भाषाएं जैसे C++, जावा, .NET, इन सभी का प्रयोग हुआ। इनकी विशेषता थी कि ये अत्यंत छोटे हो गए, तीव्र गति के मतलब कि कार्य, ये तीव्र गति से कार्य करने में सफल हो गए, उपयोग में आसान हो गया। बहुआयामी अनुप्रयोग थे, जैसे ध्वनि, दृश्य और टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता था। जैसे में उदाहरण के तौर पर देखिएगा तो नोटबुक है, पाम टॉप है, क्या है? नोटबुक, पाम टॉप और सुपर कंप्यूटर। तो जो जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन तक, पूरी जो कंप्यूटर का कह सकते हैं कि जो जीवनी है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सिस्टम यूनिट में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, CPU एक मुख्य हार्डवेयर होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है। CPU के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। इसके बाद होता है मेमोरी यूनिट। तो स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके द्वारा सूचनाओं और अनुदेशों के भंडारण एवं पुनर्मुद्रण के लिए जो है कार्य किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर दो प्रकार के, जो कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल मेमोरी, एक होता है एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य स्मृति। मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापा जाता है, ठीक है। आंतरिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के द्वारा जिन दो प्रकार के आंतरिक स्मृतियों का, मेमोरियों का प्रयोग किया जाता है, वे कौन कौन से हैं? एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या है, रोम क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है, उन्हें कंप्यूटर के स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। यह जो है अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात इसमें संग्रहित डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है तथा उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम है रीड जो है ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में भंडारित डाटा का जो इंस्ट्रक्शन है, अनुदेश है, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न किसी अन्य
सूचना या डाटा को वहां भंडारित किया जा सकता है। यह मेमोरी कंप्यूटर में नॉन कह सकते हैं कि या कंप्यूटर में अस्थायी रूप से ये रहती है, ठीक है, और कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। सामान्यतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नामक या जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बी BLOS नाम का एक कह सकते हैं कि प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित होता है। बाह्य स्मृति या सेकेंडरी जो मेमोरी है, बाह्य स्मृति को द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है या CD रोम, DVD है, पेन ड्राइव है, ब्लू रे डिस्क है, ठीक है। इन सभी के बारे में अगर बात करें तो हार्ड डिस्क क्या है, देखिए एक हार्ड डिस्क में एक से अधिक डिस्क होती हैं, प्रत्येक डिस्क ट्रैक में विभाजित होती हैं और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होता है। DVD, तो देखिए DVD के बारे में अगर बात करें तो DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, या कह सकते हैं कि ये जो DVD है या जो कॉम्पैक्ट डिस्क है जो CD है, ये सभी क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं। और ये CD के तरह ही DVD जो होता है CD की तरह ही होती है, परंतु इसकी संग्रहण जो क्षमता होता है CD से 15 गुना अधिक होता है। DVD दो प्रकार की होती है, एक DVD R होता है, एक DVD RW होता है। इसके बाद पेन ड्राइव के बारे में अगर बात करें तो पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव वर्तमान डाटा संग्रहण युक्तियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। डेटा स्टोरेज डिवाइस में जो पेन ड्राइव है काफी लोकप्रिय है। इसके बाद है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है, यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे DVD का उन्नत संस्करण कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर के रंग को तथा रे ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। इनपुट युक्तियां, इनपुट यूनिट्स, जिन यूनिट्स का प्रयोग डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियां आगम तथा इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ये सभी जो है क्या है, इनपुट युक्तियां हैं। आउटपुट यूनिट्स के बारे में अगर बात करें तो आउटपुट यूनिट है या आउटपुट युक्तियां या निर्गम उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई के द्वारा जो है दिखाए जा सकते हैं, प्रिंटर के द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं, चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं या अन्य किसी विधि के द्वारा निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, LCD। ये सभी आउटपुट यूनिट के उदाहरण हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो रूप में या मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसका ये जो होता है कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहले से इसको प्रोग्रामिंग की जाती है और इसी के माध्यम से कंप्यूटर जो होता है स्टार्ट होता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्य प्रणाली को जो है यानी इंटरनल ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक या अधिक प्रोग्राम का वह समूह होता है जिसे प्रोग्रामर्स के द्वारा एक विशेष कार्य करने के लिए, विशेष कार्य को संपादित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपायों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखने के लिए, आंकड़ों को रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना करने के लिए, लेन देन का हिसाब आदि के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आदि। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है, फॉलो करता है। कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है जिसे मशीन भाषा कहते हैं। यह भाषा 1S एवं 0S 1 एंड 0 पर आधारित होते हैं, ठीक है, याद रखिए। इसीलिए इसे
बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा के जो उदाहरण हैं, कोबोल है, लोगो है, बेसिक है, एल्गोल है, सी है, C++ है, कोमल है, प्रोलॉग है, पास्कल है, जावा है, C# है, आरपीजी है, लिस्प है और स्नोबॉल है। ये सभी क्या है? ये उच्च स्तरीय भाषा है। और प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से कंप्यूटर भाषा हैं, तो आपको याद रखना है कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, C++, कोमल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C#, आरपीजी, लिस्प और स्नोबॉल। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे को या एक दूसरे से संचार स्थापित करने और सूचनाओं तथा संसाधनों को साझा जो है इस्तेमाल करने में यह सक्षम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो देखिए, नेटवर्क के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक भौगोलिक परिधि में सीमित होता है, जैसे घर, ऑफिस, भवनों का छोटा समूह आदि का कंप्यूटर नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरे शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों के द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक जो है शहर के सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो है वर्ल्ड वाइड जो वेब है, इस अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली, ये काफी बार पूछा जा चुका है कि WW का आविष्कार किसने किया था, तो ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने फ्रेंच स्विस सीमा पर जिनेवा के पास यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स में किया था। तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किया गया। किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि और वीडियो के साथ सूचना को अनेक पेजों यानी वेब पेज में जो है WWW की सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो जाता है। इस सेवा की विशेषता यह है कि इसके द्वारा वेबसाइटों में लिंक के जरिए अन्य वेबसाइटों पर एक माउस के क्लिक करने भर से जो है जाया जा सकता है। ईमेल क्या है? ईमेल वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का एक तीव्रतम साधन है। इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र या सहपाठी या व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया कि पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। कब? 1837 में। श्री बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी, जिन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है, कंप्यूटर ऑफ फादर कहा जाता है। सेकंड प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आपको मालूम है, कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, डॉक्टर LNM ट्यूरिंग। देखिए, कोलोसस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की एक श्रृंखला का नाम है जिसका विकास ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स के द्वारा 1943 से 45 के बीच किया गया था। इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग टॉमी फ्लावर्स के, जो टॉमी फ्लावर्स है, इनके डिजाइन के द्वारा किया गया था। इन्होंने डिजाइन किया था, देखिए, अलन
एलन एम टूरिंग ने भी इसकी डिजाइन में योगदान दिया था, हालांकि वह इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए थे। हालांकि दिए गए विकल्प में एलन टूरिंग का ही उत्तर के रूप में चुनना जो है उपयुक्त होगा। प्रश्न संख्या 5 है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहां पर? डिजिटल कंप्यूटर कहां पर विकसित किया गया? इसका सही जवाब है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन। इसके बाद है 6 नंबर, आईसी चिपों के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। आईसी चिप के द्वारा निर्मित, तो जो आईसी चिप है, आईसी चिप के द्वारा निर्मित जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आईबीएम सिस्टम 360। देखिए, आईसी चिपों के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आईबीएम सिस्टम 360 था। यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। 7 नंबर है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो याद रखिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। मदरबोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिप सेट होता है। चिप के सहायता से ही मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषताओं के बारे में कल्पना की जाती है। प्रश्न संख्या 8, एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक पेन ड्राइव जो होता है एक हटाई जाने वाली जो है द्वितीय भंडारण एकक है। यानी पेन ड्राइव जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में होता है। इसको जो है कंप्यूटर या जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है, या जो कोई भी जो गणना करने वाला जो डिवाइस होता है, जो यूएसबी को सपोर्ट करता है, उसको लगाकर उसमें डेटा को ट्रांसफर करके उसके कनेक्शन से हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। पेन ड्राइव अच्छे द्वितीयक भंडारक एकक के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है, स्टोरेज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हर जगह ले जाया जा सकता है और इसकी स्मृति अधिक होती है। माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग सीपीयू को यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, माउस जो है इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रश्न ऐसे भी कई बार पूछे गए, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मतलब कि स्क्रीन या आउटपुट युक्ति होने के साथ साथ एक इनपुट युक्ति भी है। आउटपुट और इनपुट दोनों है। स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एटीएम आदि में टच स्क्रीन का उपयोग आम है। मॉनिटर, प्रिंटर एवं प्लॉटर पूर्णतः जो है आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए इसका ऑप्शन डाउटफुल था। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो यह समूह है, डी ऑप्शन। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। देखिए, इनपुट और आउटपुट, इनपुट में कौन कौन से आएंगे? कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, स्कैनर और लाइट पेन। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आपको मालूम है, आउटपुट जो युक्ति नहीं है वो है आपका डिजिटल कैमरा। प्रश्नगत विकल्पों में डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य सभी आउटपुट युक्तियां हैं। 14 नंबर है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? इसका सही जवाब है कीबोर्ड, सी ऑप्शन। कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड और माउस। 15 नंबर है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो निवेश युक्ति है वो है क्या?
इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सा इसमें से? तो सही जवाब है माउस। 16 नंबर है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किस, इसका जो बॉडी था किस चीज से बनाया गया था? कंप्यूटर में प्रयुक्त जो माउस की बॉडी है, ऊपरी ढांचा 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था किससे? शुरू में जो माउस बना था वो लकड़ी का बनाया गया था, यानी डी ऑप्शन। अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजलबर्ट, याद रखिएगा डग एंजलबर्ट, इन्होंने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को जो है दुनिया के सामने पेश किया था। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित उस माउस को देखा तो एक बड़ा बेढौल सा लकड़ी का डिब्बा था, उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीजें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थी। 17 नंबर है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना किसको जाती है? सीपीयू में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। माउस को डबल क्लिक करने पर सूचना सीपीयू में जो है जाती है, सीपीयू में जाती है, याद रखिएगा। 18 नंबर है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो यूएसबी पोर्ट पर, यूएसबी, याद रखिएगा। कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए 6 पिन वाले PS/2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में PS2 पोर्ट के बजाय इस कार के लिए यूएसबी पोर्ट का जो है प्रचलन अधिक है। कंप्यूटर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, सही उत्तर का चयन करना है। जैसे पहला है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कंप्यूटर कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित होता है। इनमें से जो कथन है, चारों कथन सत्य है। कंप्यूटर के बारे में जो कथन दिया गया बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य है: डाटा का संकलन या निवेशन करना, डाटा का संचयन करना, डाटा संसाधन और डाटा का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने के साथ साथ जो है, जो कंप्यूटर होते हैं ये डेटा को स्टोरेज करने के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन और विश्लेषण करने में भी सक्षम है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग के द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। साथ ही यह कभी कभी वायरस के द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 20 है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पूर्वजों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? जब कंप्यूटर या पुराने जो गैजेट्स होते हैं इनको निपटान करने के दौरान ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में जो निर्मुक्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब है, देखिए अगर बात करें तो बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, इसके बाद पारद है, पारा, और इसके बाद सीसा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है, स्पष्ट है कि ई अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त ये नहीं हो सकता। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।